आस्ताना हिंदल वली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड का ये बहुत ही अहम एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब की क़यादत में खुद्दाम ख़ाजगान जो यहाँ की एक बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन है, मोतबर तंजीम है, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए। हमारी हाज़री बाइस सादत है। यहाँ दुनिया के तमाम लोग आते जाते रहते हैं और आने जाने में वो खुशी महसूस करते हैं। ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह शरीफ ज़रूर अजमेर में है, मगर ये बात कह लेनी चाहिए हमें कि ये दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले धड़कते हुए दिलों में मौजूद है। हमें बहुत अफसोस है कि बदनसीबी और हमारी बदकिस्मती ये कि 47 में इस मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2024 में कुछ लोग दिलों का बंटवारा कर रहे हैं। ये दिलों का बंटवारा असल में ये जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत के विकास और भारत की ताकतों के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ की एकता बिल्कुल टूट जाए ताकि ये मुल्क आगे न बढ़ सके। ऐसी सोच किसी देशभक्त का तो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ विदेशी ताकतों के छुपी हुई औलादों का जरूर हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है? जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि हमारी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि हम अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ चले जाएं। एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई जब दोनों की औलादें बाहर होती हैं तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक घरों में वापस आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त चल पड़ी हैं और उन ताकतों को चलाया गया है, उन ताकतों को सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 2019 से लेकर 2021 के दरमियान भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। वो बेटियां हैं, किसी की भी हो, वो छोटे की हो या बड़े की हो, मालदार की हो या गरीब की हो, हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की, वो बेटियां हैं। वो 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। देश में कहीं क्रांति ना आ जाए, देश के मां बाप अपने दामनों को फैलाकर अपनी बेटियों की तलाश के लिए हुकूमत को मजबूर न कर दे। इसलिए देश के कुछ लोग हमें डायलूट कर कर बेटियों को तलाशने के बजाय जमीनें खोदने का मशवरा दे रहे हैं। यह देश उन लोगों का नहीं है जो आए और चले गए, राजा भी आए, महाराजा भी आए। ये देश राजा महाराजाओं का न कभी था, न है, न रहेगा। ये देश सूफियों का है, संतों का है, प्यार करने वालों का है, माया करुणा दया करने वालों का है, क्षमा करने वालों का है। और इसमें कोई एक कम्युनिटी, कोई एक समाज को यह सेहरा हासिल नहीं होता है। मैं ये बात आज इस मुबारक सरजमीन से कह देना चाहता हूं कि हम अपने देश के हिंदू भाइयों के एहसानात को कभी भूल नहीं सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के ताल्लुक से जिस तरह की बातें कही गई हैं, करोड़ों लोगों को दिलों में तकलीफ पहुंची है। उसमें से एक मैं भी शामिल हूं, छोटा सा। सबको तकलीफ पहुंची, और तकलीफ क्यों ना पहुंचे? कोई अपने पुरखों को, अपने बड़ों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है? जो साहब अदालत गए कि हमारी अदालतें जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा होश रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा नॉलेज रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा दानिशमंदी रखती हैं। माफ कीजिएगा, अगर अदालतें इसी तरह से चलती रहीं तो आने वाली नस्लें अदालतों पर कितना भरोसा करेगी? ये देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है? कहीं इंसाफ का मजाक तो नहीं उड़ रहा है? बस इन्हीं अपने दिल की बेचैनियों को, दिल के जख्मों को, दिल के दर्द को बयां करने के लिए हम लोग यहां आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली अलैहि रहमा के तवस्सुत से हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो जुल्म चाहे मुसलमान पर हो या किसी हिंदू भाई पर हो। पैसिफिक एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को लेकर नहीं, हम देश के साथ है, देश की अखंडता के साथ है, देश की एकता के साथ है। अगर इस एकता को कोई तोड़ेगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
कि यहाँ के मुताल्लिक़ भी कुछ फ़िरक़ा परस्त तरह नज़रियात रखने वाले हजरात ने यहाँ पर भी इस फितने का इजहार किया है कि यहाँ पर भी मूर्तियाँ थीं और मूर्तियों के ऊपर गोया कि दरगाह बनाई गई या मस्जिद बनाई गई। ज़ाहिर है कि ये हम सब लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक बात है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बड़ी खिदमत हैं और अमलन इस मुल्क में मुसलमान और गैर मुस्लिम और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इजहार अक़ीदत करते हैं, लेकिन बहैसियत एक मुस्लिम की हमारा मानना है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ात गिरामी हैं जिन्होंने इस्लाम को बहैसियत एक अमन के, एक सच्चे दीन के इस मुल्क में फैलाया और उसकी सच्चाई को साबित किया अपने अमल से, और यही नतीजा है कि उन्होंने अमन और आस्ती का और जो चिराग जलाया इस मुल्क में और हिदायत का जो चिराग जलाया, उस चिराग को बुझाने की एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक सेकुलर कंट्री है और इस सेकुलर कंट्री में हम सब का, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो सब एक दूसरे का साथ दें इस मामले में कि इस मुल्क में अमन और शांति बाकी रहे और तमाम मज़ाहिब को के मानने वालों को उनके मज़हब पर अमल करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। और ये इस मुल्क का दस्तूर भी कहता है और साथ ही साथ ये जो फितना रचा जा रहा है कि जिससे कि इस मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो और हिंदू मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, दूरियां पैदा हो, ये अमल हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उसके ज़िम्मेदारों ने यह फैसला किया कि हम यहाँ पर आएँ और हमारे मोहतरम जनाब सरवर चिश्ती साहब क़िबला और जमीय सज्जादगान और जो कमेटी के यहाँ के मेंबरान हैं, खुद्दाम ख़ाजगान, इन सब से हमारी वाबस्तगी इस इजहार करें कि हम आप चूँकि हक़ पर हैं, हम आपके साथ में हैं इस मामले में, और ये इस बात में हम जिस तरीक़े से कि इस मुल्क के बाशिंदे को आपका साथ देना चाहिए, हम इसी के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान के भी आपके साथ में हैं और इस सिलसिले के अंदर हम अमलन भी आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और हम हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह की नज़रियात रखने वालों के ऊपर रोक लगाए। इससे इस मुल्क की अमन और शांति को बड़ा ख़तरा लाहिक है और हुकूमत को कोई भी काम ऐसा नहीं करने देना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है पूरी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने दे जिससे इस मुल्क में आदम एहतराम और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात पैदा हो और आदम एहतराम की कैफियत लोगों में पैदा हो, इस मुल्क का अमन और शांति गारत हो जाए। इस सिलसिले को रोकने के लिए यकीनन कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली ऑर्डर पास किया है, उससे इस तरह की ताकतों को बड़ी ठेस पहुँची होगी, यकीनन उनके इरादे में कमज़ोरी आई होगी। लेकिन इंसान का जहन जब तक साफ नहीं होता, जब तक वो कोई भी गैर कानूनी काम, गैर महज़ब काम भी करने के लिए तैयार रहता है, हमें उन सबको इस बात की दावत देना चाहिए। और हम दावत देते हैं उनको कि इस मुल्क में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस मुल्क का अमन अमान ख़राब हो। इस मुल्क में, यह मुल्क जो एक सुपर पावर बन सकता है इस इंतशार के साथ में, इस बदअमनी के साथ में, तो क़यामत तक ये सुपर पावर नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क अमन और आस्ती का गहवारा बने, लेकिन इस तरह फ़िरका परस्ती के तनाजुर में और फ़िरका परस्ती के माहौल में ये मुल्क न तरक्की कर सकता है, न इसकी यकजहती बाकी रह सकती है। तो हम इसी बात का इजहार करने के लिए, पैगाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहुम से कि वो इस सिलसिले में अपने ख्यालात का भी इजहार फरमाएं। का इशू चल रहा था, तो उस ज़माने में
हमारी देश की संसद में एक बिल पास हुआ था जिसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 कहा जाता है। ये जब पास हुआ था तो सबकी सहमति से पास हुआ था। इसमें कांग्रेस भी थी, इसमें बीजेपी भी थी, इसमें और अन्य पार्टियां थी, सबकी सहमति से पास हुआ था कि बाबरी मस्जिद का इशू अब आखिरी इशू होना चाहिए। इसके बाद कोई नया डिस्प्यूट, कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या कोई भी चीज हो, उसकी पोजीशन जो 15 अगस्त 1947 को थी वो अला हाल ही जैसी की तैसी बाकी रहेगी, कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो जजमेंट दिया था उसमें 19 पेज इसी एक्ट पर बात की थी और ये कहा था कि इस एक्ट की मौजूदगी में, इस एक्ट के होते हुए अब कोई नया डिस्प्यूट को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए और कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की शाही ईदगाह, फिर घोष यानी आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की एक मस्जिद, उसके बाद फिर संभल की अभी रिसेंटली जामा मस्जिद, उसके बाद अभी रिसेंटली जो है जौनपुर की मस्जिद और फिर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे ये क्लेम किया जा रहा है। और हमें अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि ये क्लेम अदालतें इस कानून के बावजूद इंटरटेन कर रही है और अदालतें इंटरटेन कर रही है तो ये जब ये कानून मौजूद है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस कानून को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिकाएं अगर इस तरह के पिटिशंस को इंटरटेन कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। इसलिए ये हमारी संसद का पारित कानून है और जब तक ये कानून मौजूद है कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक पिछली बार जब ये ज्ञानवापी मस्जिद का इशू खड़ा हुआ था तो एक वर्बल इंटरप्रिटेशन के बुनियाद पर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने दिया था, इस तरह कहा जाने लगा कि भाई सर्वे करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद का, उसमें 19 पेज पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सहमति के साथ एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट ये है कि अब इस कानून के होते हुए, 1991 के कानून के होते हुए कोई नया डिस्प्यूट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज लिखित रूप में मौजूद है वही स्पष्ट तौर पे मौजूद है, इसलिए अदालतों को के लिए वो नजीर है। अदालतों को उस कानून को अब कोई चैलेंज करने वाली बात को नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्गों ने भी बात ये कही है कि अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सिर्फ दरगाह तक, मस्जिद तक महदूद नहीं रहेगा। कल को फिर बुद्धिस्ट खड़े होंगे और वो क्लेम करेंगे और क्लेम करना शुरू कर दिया है उनका कि हमारी बहुत सारे बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाएंगे। फिर कल जैन खड़े होंगे और एक गुजरात के जैनिज ने कह दिया है ये बात, जैनिज खड़े होंगे और ये दावा करेंगे कि हमारे बहुत सारे जैन मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाएंगे। तो क्या अब इस देश में खुदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्या अब हम लोग जो है पास को खोदेंगे, माजी को खोदेंगे, अपने पास को खुदाई करके देखने की कोशिश करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलसिला शुरू हुआ तो इससे समाज के अंदर बड़ा इंतशार पैदा होगा, लॉलेसनेस पैदा होगी, अनार्की पैदा हो जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जैसा कि हमने अभी देखा है संभल के अंदर। यहां अजमेर के सिलसिले में अजमेर का जगह बहुत सेंसिटिव है, जैसा कि अभी मौलाना कह रहे थे, अबू तालिब रहमानी साहब, कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए अकीदत का मरकज है। तो जाहिर बात है कि आप सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं से नहीं छेड़छाड़ कर रहे बल्कि सब लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की सरकार की है, क्योंकि सरकार को ही अपने कानून को डिफेंड करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जहां पर यहाँ अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि जब उर्स शुरू होने वाला है तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर आने वाली है और प्रधानमंत्री को और यहाँ की सरकार को इस मुकदमे में अपना पक्ष भी रखना है। हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार चादर भी भेजती है और क्या पक्ष रखती है।
ये भी देखा जाएगा, ये देश देखेगा कि सरदार के दो रूप हैं या एक ही रूप है। तो हम समझते हैं कि सरकार को भी अपना पक्ष बहुत क्लियर कट तरीके से वाज़ेह करना चाहिए, और ये जो सिलसिला हमारे यहाँ के कुछ ऐसे अशांति को फैलाने वाले तत्वों ने शुरू कर रखा है, इस सिलसिले पर रोक लगनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक सवाल है, कोई सवाल जी 2019 में जो फैसला जस्टिस चंद्रू ने दिया था, उसमें ये जानबूझकर इस तरीके का लूप पॉइंट रखा गया कि आज सर्वे के नाम पर किसी भी कोई भी जो है ऐसा प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर केस दायर कर दिए, और अदालतें उसको एंटरटेन कर रही हैं जिस इस बिना पे कि सर्वे ही तो हो रहा है। देखिए 2019 के जजमेंट में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो अभी ज्ञानवापी का इशू जब गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जब हम लोगों ने चैलेंज किया गया था हमारे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक वर्बल ऑब्जर्वेशन दिया है, वो लिखित रूप में नहीं है। वर्बल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि वहां मस्जिद से पहले क्या था, तो इससे कानून में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि वही वजह है खास इस तरीके की चीजें होनी है? ये वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे बताया ना कि लिखित रूप में कानून मौजूद है। 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद पर, उस जजमेंट में बहुत ही 19 पेज पर, छोटे मोटे पेज पे नहीं, 19 पेज पे इस कानून को एक्सप्लेन किया गया था, और उसमें स्पष्ट तौर पे ये बात कही गई थी कि इस कानून के होते हुए अब कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं हो सकता। तो मेरा कहना यह है कि अगर अदालतें ये जवाब फराहम कर रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये बात कही थी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी उन 5 जजेस में शामिल थे जिन्होंने वो फैसला लिखा था, और वो लिखित रूप में मौजूद है। तो अदालतों के लिए नजीर वही फैसला बनेगा, ये वर्बल इंटरप्रिटेशन नहीं बनेगा। आपने परिचय करा दिया है। मैं बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जैसा कि आपने कहा। ये 1972 में कायम हुई थी, और अब तक के ये पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ से जितने रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब पर मुसलमानों का पक्ष रखती है, चाहे हुकूमत के सामने रखना हो, चाहे कोर्ट के सामने रखना हो, चाहे समाज के अंदर सामाजिक इश्यूज के ऊपर कोई आंदोलन चलाना हो, तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी भूमिका होती है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये इस वक्त में जो सिलसिला चल पड़ा है मुल्क के अंदर के मस्जिदों पर क्लेम किए जाने लगे हैं कि यहाँ मंदिर था और फला था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अजमेर की दरगाह शरीफ तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक आ गया। तो हमें तशवीश हुई कि हमें चल कर, एक तो ये कि हमें मौलाना से और दरगाह के जितने सज्जादगान हैं, मुंजमीन हैं, उनसे एक सॉलिडारिटी भी शो करनी कि हम आपके साथ हैं। जी खुदाम हज़रात से भी हमें सॉलिडारिटी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ मॉरली नहीं, अखलाकी नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगली भी हम हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो लीगल कमेटी है वो इस मामले में अपना ताउन पेश करें, जैसा कि हम लोग और मामलात में कर रहे हैं। खुद वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज कर रखा है उस मसले को कि इसको इंटरप्रेट किया जाए, और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जिस तरह से ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के क्लेम हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो मैं चाहता हूँ पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस पर अपनी बात रखें, और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात भी करेंगे और सवाल के जवाब भी देंगे। संभल का भी मामला चल ही रहा है, उसकी रिपोर्ट भी तकरीबन तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी का हवाला देकर भी वो सबमिट नहीं की गई। आपको लग रहा है कि पूरे मुल्क के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मस्जिद, दरगाह या इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर आपने हवाला दिया बहुत लोगों का कि वो भी कल को कर देते हैं, आपको लगता है कि इससे आने वाले दिन में इसके पीछे का मकसद क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारा मानना यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उन्होंने 12 तारीख को कल इस पर फैसला यानी वो रखा है, गुफ्तगू रखी है। पिटीशन जो चैलेंज किए गए थे उन पिटीशन पे सुनवाई है। सभी पिटीशन पे या सिर्फ दरगाह वाले पे? नहीं, सभी पिटीशन पे सुनवाई है। ये पिटीशन नहीं, जो पिटीशन 1991 के एक्ट को इंटरप्रिटेशन के लिए रखे गए थे उस पर सुनवाई है, और हमें यकीन है कि अदालत सही फैसला करेगी, इस कानून की सही परिभाषा करेगी, और इन सब चीजों पे रोक लग जाएगी, जैसा कि उसने संभल की सर्वे रिपोर्ट पे रोक लगा रखी।